फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन गुरुनाथ की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, इस सेकंड सेशन में अपन डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत आने वाले जो अपने व्यवसाय अध्ययन है उस व्यवसाय अध्ययन के सिलेबस को। और अभी जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो अपने सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेन पार्ट है। अपन पीजी लेवल मतलब जो कॉलेज लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, उस पर एक अहम टॉपिक अपना लग रहा है प्रबंध के कार्य। उन कार्यों को अपन पढ़ रहे हैं और कार्यों में अभी अपन लास्ट स्टेज पर चल रहे हैं। लास्ट स्टेज पर चलने का मतलब लास्ट क्लास तक अपन डिस्कस कर रहे थे संप्रेषण को, कम्युनिकेशन को। संप्रेषण पार्ट है या किसके अंतर्गत आता है, कौन से कार्य के अंतर्गत आता है? निर्देशन में आता है। किसके अंतर्गत आता है साथियों? निर्देशन में आता है, डायरेक्शन में। डायरेक्शन का एक अभिन्न अंग क्या है? कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है। संप्रेषण के प्रकार अपने लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे। अब संप्रेषण की 2-4 महत्वपूर्ण बाधाएं हैं, उन बाधाओं को मैं बता देता हूं कि संप्रेषण करते समय कुछ एक बाधाएं उत्पन्न होती हैं, यानी संप्रेषण की बाधाएं। तो बाधाएं आप बड़े इजी तरीके से पहचान सकते हो कि संप्रेषण करते समय क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उन्हीं की मैं आज बात करने वाला हूं। संप्रेषण करते समय सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो समस्या आती है, इंपॉर्टेंट जो बाधा आती है, वो आती है भाषागत समस्या। भाषागत समस्या यानी भाषा को समझने की दिक्कत आती है। दूसरी महत्वपूर्ण समस्या संप्रेषण के अंतर्गत जो आती है वो अपनी रहती है कौन सी? मनोवैज्ञानिक अंतर की। सबका साइकोलॉजी सिस्टम अलग अलग होता है, क्या आप किस चीज के प्रति सोच रहे हो वो चीजें इससे संबंधित है। तीसरी समस्या जो इसके अंतर्गत अपन देखते हैं वो है संस्थागत ढांचे की। प्रत्येक संस्था का ढांचा अलग अलग होता है, अतः वहां कम्युनिकेशन करने का तरीका भी क्या होगा? अलग अलग हो सकता है। क्लियर है? इसके अलावा अपन समस्या मान सकते हैं यंत्रों की, यानी जो कम्युनिकेशन करने के जो माध्यम है उन माध्यमों की भी समस्या कई बार संस्था में देखने को मिलती है। यानी भ्रामक उद्देश्यों की, भ्रामक उद्देश्यों की। इसके अलावा इसमें एक कॉन्सेप्ट काम करता है जिस कॉन्सेप्ट को अपन क्या कहते हैं? जी हजूरी की प्रकृति या अविश्वसनीय सूचनाओं के स्रोत। एक है जी हजूरी, जी हजूरी की समस्या। और एक क्या है? एक अपन बोल सकते हैं व्यक्तिगत भिन्नता की समस्या। किसकी समस्या है? व्यक्तिगत भिन्नता की समस्या। ये वो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जो अपन को फेस करनी पड़ती है किसमें? कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट अपन यही खत्म करते हैं। कम्युनिकेशन में मेन जो चीजें थी उन चीजों को अपने डिस्कस कर लिया है। अब अपन आज की क्लास में एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। जो टॉपिक अपना रहने वाला है किससे संबंधित? प्रबंध के अंतिम और महत्वपूर्ण कार्य के संबंध में। तो आज अपन बात करेंगे वो कंट्रोल पर बात करेंगे, नियंत्रण पर बात करेंगे। आज की कक्षा अपनी रहने वाली है नियंत्रण कॉन्सेप्ट पर। नियंत्रण, कंट्रोल, कौन से टॉपिक पर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं? कंट्रोल टॉपिक पर अपन डिस्कस करने वाले। देखिएगा नियंत्रण है क्या?
नियंत्रण है क्या? नियंत्रण क्या किसी चीज को रोकने से संबंधित है? क्या प्रबंध में किसी चीज को रोकने या किसी कार्य की मनाही को नियंत्रण कहते हैं? जी नहीं। नियंत्रण का सीधा सा संबंध यह है, आपने नियोजन में जो प्रमाप तय किए गए थे, जो दिशाएं, जो आपने टारगेट्स तय किए गए थे, उन टारगेट्स के अकॉर्डिंग आप अपने कार्य का निष्पादन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। यानी आपके द्वारा निर्धारित किए गए जो भी परिमाप थे, आपके द्वारा निर्धारित किए गए जो भी टारगेट्स थे, उनके अकॉर्डिंग आप मेहनत कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या उनके अकॉर्डिंग आपने कितना निष्पादन किया। मतलब ये मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। नियंत्रण क्या है उसको समझिएगा। आपने ये मंजिल तय कर ली, आपने डिसाइड किया कि मुझे ये मंजिल तय करनी है, मुझे इतना पढ़ना है। क्लियर? आप वास्तविक तौर पर आप अध्ययन इतना कर पाए, तो नियंत्रण क्या करेगा? आपने जो पैमाना तय किया गया था वो, आपने जो वास्तविक निष्पादन किया वो, और इनमें रहने वाले अंतर को साथियों अपन स्टैटिस्टिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? विचलन। इस अंतर की जांच करने व इस अंतर के उपाय का क्या है? एक तरीका है, एक प्रक्रिया है। यानी निष्पादन तय किए गए पैमानों के मुकाबले वास्तविक निष्पादन का मूल्यांकन है, तथा इसमें विचलनों को पता लगाने व विचलनों को दूर करने के उपायों को शामिल किया जाता है। तो इसकी परिभाषा मैं सिंपल भाषा में लिख रहा हूं कंट्रोल की। कंट्रोल है क्या? कंट्रोल ये है, जो आपने तय किया था उसके मुकाबले आपने कितना पाया, कम पाया तो कम क्यों पाया गया, उसके कारण क्या है, और उन कारणों का निवारण करने का जो काम है, वो सारी चीजें किसमें शामिल होगी साथियों? कंट्रोल में शामिल। नियंत्रण में नियोजित लक्ष्य के प्रति या नियोजित लक्ष्य की तुलना वास्तविक निष्पादन से की जाती है। नियंत्रण में नियोजित लक्ष्यों की तुलना वास्तविक निष्पादन से की जाती है, तथा अंतर, या इसको मैं क्या शब्द दूंगा? विचलनों का पता लगाकर उन्हें नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। यानी पहले तो आप ये पता लगाओ समस्या क्या, फिर उस समस्या को दूर कैसे किया जाए, उन विचलनों को दूर कैसे किया जाए, इसके उपायों को पता लगाना व इनके उपायों को अप्लाई करना ही क्या कहलाता है साथियों? नियंत्रण कहलाता है। यानी तय लक्ष्य की तुलना में कितना आपने वास्तविक परिणाम प्राप्त किया,
और उस वास्तविक परिणाम और तय लक्ष्य में जो अंतर आया वो अंतर क्या है, उस अंतर के कारण क्या है और उस अंतर का निवारण क्या है। ये सभी चीजें किसमें शामिल होती हैं, कंट्रोल के कॉन्सेप्ट में शामिल होती है, नियंत्रण के कॉन्सेप्ट में शामिल होती हैं। अब अपन बात करते हैं नियंत्रण की कुछ एक महत्वपूर्ण विशेषताओं पर, यानी अपन बात करेंगे नियंत्रण की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर, नियंत्रण की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। नियंत्रण की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, नियंत्रण की क्या क्या महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उन पर अपन बात करेंगे। सबसे पहली परिभाषा अपन पढ़ेंगे फिलिप कोटलर के अनुसार। फिलिप कोटलर ने छोटे शब्दों में, छोटी परिभाषा में बहुत अच्छी परिभाषा दी है। फिलिप कोटलर, फिलिप कोटलर के शब्दों की अगर बात करें तो फिलिप कोटलर ये कहते हैं कि जो नियंत्रण है, जो नियंत्रण है यह वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के अधिक निकट लाने की प्रक्रिया या अधिक निकट लाने के लिए उठाए गए कदमों की क्या है, प्रक्रिया। यानी नियंत्रण, नियंत्रण वास्तविक परिणामों, नियंत्रण वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के अधिक निकट लाने, नियंत्रण वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के अधिक निकट लाने के लिए उठाए गए कदमों की प्रक्रिया है। नियंत्रण वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के अधिक निकट लाने के लिए उठाए गए कदमों की क्या है, प्रक्रिया है। यानी वास्तविक परिणाम वो जो हमें प्राप्त हुए, इच्छित परिणाम वो जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तविक को इच्छित तक लाने के लिए उन कमियों को हमें दूर करना पड़ेगा जो कि किसी न किसी कारणवश रह गई हो। तो यही काम क्या कहलाता है साथियों, नियंत्रण कहलाता है। फिर बात करते हैं जॉर्ज आर टेरी के अनुसार। जॉर्ज आर टेरी, जॉर्ज आर टेरी क्या कहते हैं, नियंत्रण यह निर्धारित करता है कि क्या निष्पादित किया जा रहा है। जॉर्ज आर टेरी के शब्दों की बात करें तो नियंत्रण यह निर्धारित करता है नियंत्रण यह निर्धारित करता है कि क्या
निष्पादित किया जा रहा है। अर्थात नियंत्रण यह निर्धारित करता है कि क्या निष्पादित किया जा रहा है, यानी क्या घटित हो रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। अर्थात निष्पादन का मूल्यांकन करना और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक उपाय अपनाना। यानी अर्थात निष्पादन का मूल्यांकन करना और आवश्यक हो, निष्पादन का मूल्यांकन करना और आवश्यक हो तो सुधारात्मक उपाय अपनाना। क्लियर? तो महत्वपूर्ण बात, समझने लायक बात यही है, जॉर्ज आर्टेरी की बात करें तो याद रखने के लिए ध्यान रखना कि नियंत्रण यह निर्धारित करता है कि क्या निष्पादित किया जा रहा है, हो क्या रहा है, उसे जानना ही नियंत्रण माना है टेरी ने। फिर ऊपर अपन बात करें तो फिलिप कोटलर ये कहते हैं नियंत्रण वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के अधिक निकट लाने के लिए उठाए गए कदमों की प्रक्रिया है। यानी वास्तविक परिणाम है वो कैसे इच्छित परिणामों के ज्यादा निकट आए, इसके लिए जो प्रयास अपन कर रहे हैं वही फिलिप कोटलर के अनुसार क्या है, नियंत्रण है। एक इंपॉर्टेंट परिभाषा दी है मेरी कुशिंग नाइल्स ने। मेरी कुशिंग नाइल्स एक अच्छी और छोटी परिभाषा देते हैं। मेरी कुशी नाइल्स, मेरी कुशी नाइल्स इस संदर्भ में क्या कहते हैं, नियंत्रण लक्ष्य व लक्ष्यों की समूहों की ओर निर्देशित क्रियाओं में संतुलन बनाए रखना है। नियंत्रण लक्ष्य या लक्ष्यों के समूहों की ओर, नियंत्रण लक्ष्य या लक्ष्यों के, नियंत्रण लक्ष्य या लक्ष्यों के समूह की ओर निर्देशित क्रियाओं में, नियंत्रण लक्ष्य या लक्ष्य के समूह की ओर निर्देशित क्रियाओं में संतुलन बनाए रखना है। संतुलन बनाए रखना, यानी इंपॉर्टेंट बात क्या है, लक्ष्य या लक्ष्यों की समूह की ओर निर्देशित जो क्रियाएं हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों में किस आधार पर अपन संतुलन बनाएं, वही काम क्या कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण परिभाषाएं मैंने आपके साथ चर्चा में ली। एक परिभाषा जोसेफ मेसी की है, वो भी मैं लिख देता हूं कि नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो वर्तमान निष्पादन की माप करती है तथा कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में मार्गदर्शन करती है। निर्देशन एक प्रक्रिया है जो वर्तमान निष्पादन का क्या करती है, माप करती है, और जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं उनकी दिशा में मार्गदर्शन करती है। तो
एक परिभाषा मैं और लिख देता हूं। नेक्स्ट परिभाषा किसकी है? जोसेफ मेशी की है। जोसेफ मेशी जोसेफ मेशी क्या कहते हैं कि नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो वर्तमान निष्पादन की माप करता है। नियंत्रण नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो वर्तमान निष्पादन की माप करता है। जो वर्तमान निष्पादन की क्या करता है साथियों? माप करता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में मार्गदर्शन करता है। कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में मार्गदर्शन करता है। ये परिभाषा किस संदर्भ में है? जोसेफ मेशी के द्वारा दी गई है। नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो वर्तमान निष्पादन की माप करता है और कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में क्या करता है? मार्गदर्शन देता है या मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो ये इन सब के आधार पर अपन नियंत्रण के अर्थ को अंदाजा लगा सकते हैं कि नियंत्रण है क्या। बाकी मूल परिभाषा मैंने आपको पहले लिखाई दी थी। नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो निर्धारित परिमापों और वास्तविक परिणामों में तुलना करता है, विचलनों का पता लगाता है, उन विचलनों को दूर कैसे किया जा सकता है, इस पर काम करता है। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करेंगे अगले कॉन्सेप्ट में। ये परिभाषाएं साथियों आप उतार लीजिएगा। वैसे परिभाषाओं पर इतना अपन को फोकस नहीं करना है, ऐसा कोई प्रश्न अपन से पेपर में नहीं पूछा गया न पूछा जाए। नेक्स्ट मैं बात करूंगा नियंत्रण की विशेषताओं पर। नियंत्रण की विशेषताएं। नियंत्रण की विशेषताएं। क्या नियंत्रण की महत्वपूर्ण विशेषताएं हो सकती है, उनके ऊपर बात करेंगे। नियंत्रण की सबसे पहली और महत्वपूर्ण विशेषता है कि नियंत्रण जो है वो प्रबंधकीय दायित्व है। ये मैनेजमेंटल अपन बोल सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी यह है प्रबंधकीय प्रबंधकीय दायित्व है। नंबर एक बात, नियंत्रण जो है वो प्रबंधकीय क्या है? दायित्व है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये स्वतः नहीं होती, इसे जानबूझ करके करना पड़ता है, यानी यह जानबूझ करके किया गया कार्य। दूसरी बात क्या है? जानबूझ करके जानबूझ करके किया गया कार्य। यह जानबूझ करके किया गया क्या है? कार्य। तीसरी महत्वपूर्ण बात, प्रबंधकीय दायित्व है। दूसरा, यह जानबूझ करके किया गया क्या है? कार्य है। तीसरा, नियंत्रण है वो एक सतत प्रक्रिया है। नियंत्रण एक
सतत प्रक्रिया है। नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है, यानी नियंत्रण का कार्य वो रेगुलर चलता रहता है, यह कार्य रुकता नहीं है, इसलिए इसको अपने एक सतत प्रक्रिया कह सकते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात, नियंत्रण एक चक्राकार प्रवाह है। नियंत्रण एक चक्राकार प्रवाह। 4 नंबर पॉइंट क्या है? नियंत्रण एक चक्राकार प्रवाह है। नियंत्रण एक चक्राकार प्रवाह है। चक्राकार प्रवाह होने का मतलब क्या है? चक्राकार प्रवाह का मतलब होता है यह जिस बिंदु से प्रारंभ होता है अंत इसका उसी बिंदु पर आकर के होता है, यानी जहां से आप एनालिसिस करना शुरू करते हो रिजल्ट भी वहीं ला करके सौंपते हो, इसलिए इसको एक चक्राकार प्रवाह के रूप में अपन जान सकते हैं। नेक्स्ट, यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल ये वर्क है। प्रत्येक जगह आप नियंत्रण को फॉलो करोगे, प्रत्येक जगह आप नियंत्रण को देखोगे। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है या सार्वभौमिक कार्य है जो लगभग सभी जगह अपन को दिखाई देता है। नेक्स्ट है ये सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक और सार्वभौमिक में अंतर क्या है? यह प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर लगता है, तो यह क्या है? सर्वव्यापक। और यहां सर्वव्यापक का अर्थ क्या है? सभी स्तर पर, प्रबंध के सभी स्तर पर लागू होता है। प्रबंध के सभी स्तरों पर यह चीज क्या होती है? लागू होती है। क्लियर? तो इसके अलावा अपन बात करें नेक्स्ट, यह एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी इसमें चेंज पॉसिबल है। 7 नंबर पॉइंट क्या है? यह एक गतिशील, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील प्रक्रिया का मतलब इसमें मूवमेंट संभव है, इसमें परिस्थितियों के अनुसार चेंज भी संभव है। आज जो नियंत्रण की तकनीकें अपन काम में ले रहे हैं, हो सकता है कल वो तकनीकें काम में नहीं लें या उन तकनीकों में कोई चेंज कर दें। उस चीज को अपन क्या बोलते हैं? गतिशील होना। अगली बात, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, यह भविष्योन्मुखी है। यह भविष्योन्मुखी है। भविष्योन्मुखी का मतलब यह किस ओर दिखता है? भविष्य की ओर देखता है। नेक्स्ट, यह कार्योन्मुखी है। यह भविष्योन्मुखी के साथ साथ अपन बोल सकते हैं लक्ष्योन्मुखी और कार्योन्मुखी, दोनों चीजें इसमें शामिल करते हैं। नेक्स्ट, 9 नंबर में बात करूं तो यह क्या है? लक्ष्योन्मुखी। यह लक्ष्योन्मुखी है। लक्ष्योन्मुखी का मतलब लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इस बारे में रॉबर्ट अल्बांजी का एक कथन भी है, वो कथन भी मैं लिख देता हूं। लक्ष्योन्मुखी के संदर्भ में एक कथन है
इसका रॉबर्ट अल्बांजीन के संबंध में। रॉबर्ट अल्बानीज क्या कहते हैं कि नियंत्रण का उद्देश्य इस बात को आश्वस्त करना है कि कार्य लक्ष्य प्राप्ति में अपना योगदान देता है। नियंत्रण का उद्देश्य इस बात के लिए आश्वस्त करना है, इस बात के लिए आश्वस्त करना है कि कार्य लक्ष्य प्राप्ति में योगदान देते हैं। यानी कार्यों का महत्व लक्ष्य प्राप्ति में है या नहीं है, उस बात की यहां बात की जा रही है। और इसका संबंध किसके साथ है? रॉबर्ट अल्बांजीन के साथ है। ये कथन किसका है? रॉबर्ट अल्बानीज के अनुसार नियंत्रण का उद्देश्य इस बात के लिए आश्वस्त करना है कि कार्य लक्ष्य प्राप्ति में, कार्य जो है वो लक्ष्य प्राप्ति में अपना योगदान देते हैं या नहीं देते। नेक्स्ट है, यह प्रक्रिया कार्योन्मुखी है। नेक्स्ट है कार्योन्मुखी है, यानी कार्य के ऊपर ही ये चीज निर्धारित होती है। तो 10 नंबर में लिख सकता हूं इसमें कि यह क्या है? कार्योन्मुखी है। यह क्या है? कार्योन्मुखी है। कार्य को ध्यान में रखते हुए, कार्य को देखते हुए अपन काम करते हैं। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं नियोजन पर आधारित है। 11 नंबर पॉइंट है कि जो नियंत्रण है वो किस पर आधारित है? नियोजन पर। अगर आपको यही नहीं पता कि आपका लक्ष्य क्या है, अगर यही नहीं पता कि अपना लक्ष्य क्या है, तो आप कंपैरिजन किसके साथ करोगे? अतः यह किस चीज पर बेस्ड है, किस चीज से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, यह नियोजन पर आधारित है। नेक्स्ट है व्यक्तियों का नहीं बल्कि कार्य और व्यवहारों का नियंत्रण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है यहां से, नियंत्रण किसका होता है? नियंत्रण किसका होता है? तो ध्यान दीजिएगा, नियंत्रण व्यक्तियों का नहीं होता, कार्य और व्यवहार का होता है। नियंत्रण व्यक्तियों का नहीं, बल्कि कार्य व व्यवहार। नियंत्रण व्यक्तियों का नहीं बल्कि कार्य व व्यवहार का होता है। नियंत्रण व्यक्तियों का नहीं बल्कि कार्य और व्यवहार का होता है। और लास्ट इसकी विशेषता के रूप में लिखें तो यह हस्तक्षेप नहीं है। बार बार आप कर्मचारी के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हो, उसे आप नियंत्रण नहीं बोल सकते। तो यह क्या है? हस्तक्षेप से भिन्न है। हस्तक्षेप से क्या है? भिन्न है। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं अपन ने देखी, मैं दोहरान कर देता हूं इनका। नियंत्रण की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता अपन देख रहे हैं, नियंत्रण प्रबंधकीय दायित्व है। नियंत्रण जो है वो प्रबंधकीय क्या है साथियों? दायित्व है।
ये मैनेजमेंट का रोल है, मैनेजमेंट ही तय करता है। दूसरा, यह जानबूझ करके किया गया कार्य है। ये किस प्रकार का कार्य है? जो जानबूझ करके किया गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात, नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है। नियंत्रण की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है, कभी भी नियंत्रण की प्रक्रिया है वो रुकती नहीं है। चौथा पॉइंट है, नियंत्रण एक चक्राकार प्रवाह है। जहां से नियंत्रण शुरू हुआ था लक्ष्यों के निर्धारण से लेकर के वापिस जब हम निष्पादन के जो विचलन है उनका नियंत्रण करते हैं तो परिणाम की तुलना करेंगे तो वापिस अपन कहां पे आ जाते हैं? योजना पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। यह एक सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का संबंध लेंगे सभी स्तरों पर लागू होने से, सर्वव्यापक का लेंगे प्रत्येक क्षेत्र में। यह सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में लागू होती है। नेक्स्ट, यह एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी इसमें निरंतर गति बनी रहती है। यह भविष्योन्मुखी प्रक्रिया है, भविष्य की ओर अग्रसर प्रक्रिया है। नेक्स्ट है लक्ष्योन्मुखी है, किसी न किसी लक्ष्य के लिए है। इसके लिए रॉबर्ट अल्बानीज ने कहा है कि नियंत्रण का उद्देश्य इस बात के लिए आश्वस्त करना है कि कार्य लक्ष्य प्राप्ति में योगदान देता है। क्लियर है? फिर बात करें तो यह कार्योन्मुखी है। कार्योन्मुखी के संदर्भ में हेन्स एक बात लिखते हैं कि नियंत्रण का सार तत्व यह निश्चित करना है कि क्या क्रिया से वांछित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। नियंत्रण का सार तत्व यह निश्चित करना है कि क्या क्रिया से वांछित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट अपन बात करें तो नियोजन पर आधारित है। नियंत्रण करने के लिए आपके पास पर्टिकुलर प्लानिंग होनी जरूरी है, बिना प्लानिंग के आप कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। उसके बाद नियंत्रण व्यक्तियों का नहीं बल्कि कार्य और व्यवहार का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है यहां से कि नियंत्रण का संबंध किसके साथ है? व्यक्तियों के नियंत्रण के साथ है, कार्य व्यवहार के नियंत्रण के साथ है, या सभी के साथ है? तो नियंत्रण का एक्चुअल जो मीन होता है वो किसको कंट्रोल करना है, किसको नियंत्रित करना है? व्यक्तियों के जो व्यवहार है उसको और व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्यों को। और नेक्स्ट क्या है? यह हस्तक्षेप से क्या है? भिन्न है। यानी इस चीज को आप कर्मचारियों की स्वतंत्रता का हनन नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आपने कर्मचारियों की स्वतंत्रता का क्या किया? हनन किया है। यह कर्मचारियों के कार्यों में हस्तक्षेप से एक भिन्न प्रक्रिया है। क्लियर है? तो ये 12-13 पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखने हैं। इनमें से प्रश्न कोई बनाएगा एग्जामिनर तो इसी टाइप का प्रश्न बनाएगा कि निम्न में से कौन सी नियंत्रण की विशेषता है या नहीं है, या पर्टिकुलर किसी विशेषता के पॉइंट से अपने सामने प्रश्न बना सकता है। नेक्स्ट मैं आपके साथ बात करूं तो अगले टॉपिक पर अपन बात कर रहे हैं, वो टॉपिक अपना है नियंत्रण के महत्व। नियंत्रण के क्या महत्व हो सकते हैं? तो अपन बात करेंगे नियंत्रण के महत्वों के संदर्भ में। देखिएगा, महत्व जो है उस महत्व का संबंध किसके साथ होता है? महत्व किसी चीज की आवश्यकता को बताते हैं, वो चीज हमारे लिए कितनी आवश्यक है उस चीज को बताते हैं। तो एक बिजनेस में, एक व्यवसाय की अपन बात करें तो उसमें नियंत्रण की क्या महत्वता है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो चीज अपन डिस्कस करेंगे। तो नियंत्रण के संदर्भ में, इसके महत्वों के संदर्भ में पहला पॉइंट अगर मैं लिखूं तो सबसे पहला पॉइंट है ये भावी नियोजन का क्या है? आधार है। यह भावी नियोजन का क्या है? आधार है। फर्स्ट पॉइंट जो इसके पक्ष में आ रहा है वो क्या है? भावी नियोजन, भावी नियोजन का आधार। नियंत्रण के महत्वों में पहला पॉइंट है कि यह भावी नियोजन का क्या है? आधार।
भावी नियोजन का आधार का मतलब क्या हो गया, समझिएगा। आप अभी जो कंट्रोलिंग कर रहे हो, आज जिस चीज के लिए कंट्रोलिंग कर रहे हो, ये आपके लिए भविष्य में क्या बन जाएगा, अनुभव बन जाएगा। आज आप किसी काम के लिए कंट्रोल कर रहे हो और आपको यह पता चल गया कि इसमें इस जगह इस प्रकार की समस्या आ सकती है, इस प्रकार का विचलन आ सकता है। आज आपने उस चीज को कैच कर लिया, उस चीज को पता लगा लिया। इन फ्यूचर, भविष्य में जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। यानी भविष्य के निर्णय लेने के लिए नियंत्रण एक आधार का काम करता है। किसका काम करता है, आधार का काम करता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उद्देश्यों की प्राप्ति, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपको नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। यानी उद्देश्य की प्राप्ति, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। बिना नियंत्रण के आप उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते। तीसरा है व्यवस्था एवं अनुशासन। व्यवस्था व अनुशासन, कोई चीज कितनी व्यवस्थित है, कितनी अनुशासन में है या नहीं है, इन सब चीजों का सही जो अंदाज है वो हम किसके माध्यम से लगा सकते हैं साथियों, नियंत्रण के माध्यम से ही लगा सकते हैं। गतिशीलता, वातावरण अनुकूलता, गतिशील वातावरण अनुकूलता। गतिशील वातावरण अनुकूलता का मतलब ये होता है कि आधुनिक व्यवसाय में परिवर्तन जो है वो आवश्यक है। परिवर्तन कहाँ लागू किए गए और किस स्तर तक वो परिवर्तन है वो सफल हुए, इसकी जो जांच है वो भी अपन किसके माध्यम से कर सकते हैं, नियंत्रण के माध्यम से ही साथियों संभव हो सकती है। तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिनकी चर्चा अपन आगे की क्लास में भी जारी रखेंगे। धन्यवाद।